Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Farhan Khan Abbasi and you're watching Exactive Coaching Center's online session. As it has been already discussed that in our introductory lecture कि international relations का scope क्या है, इसकी basic definition या ये term कहते क्या है, इसकी meaning इसकी क्या है, आज की इस दुनिया में इसकी importance क्या है और सबसे important चीज़ कि इसके evolutionary phases कौन से हैं। हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी इस सिलसिले में। आज हम जो हमारी अब की ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम इसको इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लर्न करने की कोशिश करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम इन डिटेल डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र करें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का जिक्र करें या डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर डिफरेंट वे से उसका एनालिसिस करें तो स्टूडेंट्स के लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। तो एक छोटा सा रिव्यू करते हैं पिछले लेक्चर का, जिसमें हमने देखा था इंटरनेशनल रिलेशन एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन, इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये बेसिकली इट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। कौमों के आपस में जो बाहमी ताल्लुकात हैं, इंट्रैक्शन जो है स्टेट टू स्टेट का, ट्राइब टू ट्राइब का, डिफरेंट, अगर आप हिस्ट्री को इन डिटेल देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें तो आपको सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। 3500 BC में एक सिविलाइजेशन थी जो मेसोपोटामिया में यूर सिटी में हुआ करती थी। इस सिविलाइजेशन का इंट्रैक्शन हमें चाइनीज सिविलाइजेशन से मिलता है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन से मिलता है। इससे भी अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो मेहरगढ़ में एक सिविलाइजेशन थी बलूचिस्तान में 8000 BC बिफोर क्राइस्ट। ये सिविलाइजेशंस क्या करते थे, इस दौर में रहने वाली मुमलिकतें या नेशंस या उस वक्त के ट्राइब्स क्या करते थे, वो इंट्रैक्शन करते थे और वो जो इंट्रैक्शन हुआ करता था वो ट्रेड के लिए हुआ करता था, सिक्योरिटी पैक्ट्स हुआ करते थे और उसके साथ साथ डिफरेंट कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ करते थे। ये वो दौर है जब इंसान एवोल्यूशनरी फेजेस से गुजर रहा था। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने आती है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, बट एज ए सब्जेक्ट इसको 18th सेंचुरी के बाद सीरियसली देखा गया। 19th सेंचुरी में फिर आप देखते हो, 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी एक प्रॉपर एवोल्यूशन होती है एज ए डिसिप्लिन। उससे पहले इसको हम पॉलिटिकल साइंस की ही एक यंगेस्ट ब्रांच के तौर पे देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन कौमों का ताल्लुकात भी हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं या वो जो इंटरनेशनल रिलेशन जो कौमें करती हैं, आपस में इंटरेक्शन करती हैं, उसकी जो बेसिस हैं वो उन नेशंस के आपस के इकोनॉमिक रिलेशंस की बेस बनती है, उनके सोशल इंटरेक्शंस हैं, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेयर्स के लिए जो उनकी ट्रीटीज या मुआहदे पुराने दौर में हुआ करते थे। उसके साथ साथ जिन रीजन्स में ग्रोथ हुई, जिन रीजन्स में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसने अवाइल में प्री हिस्टोरिक टाइम जो हम देखते हैं और मिडिल हिस्ट्री में हम जब आके देखते हैं, जिन्होंने प्रोग्रेस की, उन्होंने बाकी जो नेशंस और बाकी जो दुनिया का डिफरेंट एरिया है वहाँ पर एक्सेस किया डिफरेंट वे से। वॉर भी उसको कह सकते हैं, ट्रेड भी कह सकते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह कौमों के एक दूसरे के साथ रिलेशन बने। इसी तरह जिस तरह वक्त गुजरता चला गया तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है सिर्फ नेशन टू नेशन तक ही कन्फाइन नहीं रहा। इंटरनेशनल रिलेशन की जो बाउंड्री है ये जिसको कैनवस से ही ब्रॉडर होता चला गया। और अगर आप इन डेप्थ देखें तो उस कैनवस में फिर रोल आया सिविल सोसाइटी का, उसमें रोल आया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस का रोल उसमें हमें नजर आता है, इंडिविजुअल का रोल नजर आता है, सिविल सोसाइटी का रोल नजर आता है, यहाँ तक कि नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल भी नजर आता है। तो इट मीन्स दैट कि आज के मॉडर्न दौर में एज ऑफ टुडे इन 2018 इंटरनेशनल रिलेशन इज a broader concept. It is not narrowly confined to state relations. जहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट और भी देखा, आजकल जो वेस्ट में या अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके बारे में। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन
itself is international politics, लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट की कहता है कि international relation is a broader concept and world politics is quite narrow concept. world politics में क्या होता है, international politics में क्या होता है, डिप्लोमेसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ट्रीटीज की जाती हैं स्टेट्स की पीस रेजोल्यूशंस के लिए, इकोनॉमिक इंटरेक्शन के अकॉर्ड्स और ट्रीटीज की जाती हैं, और ये नेशन टू नेशन ही रिलेशन रहता है। जहाँ तक इंटरनेशनल रिलेशन का कैनवस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, और जो इंटरनेशनल रिलेशन को जो स्कूल ऑफ थॉट एज अ सब्जेक्ट या एज अ डिसिप्लिन ये फॉलो करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी है, उसमें फिर कुछ और एरियाज भी आ जाते हैं, जिस तरह एमएनसीज का रोल आ जाता है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन INGOs का रोल आ जाता है, IGOs इंटरनेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का रोल आ जाता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल आ जाता है, सिविल सोसाइटी का रोल आ जाता है। फिर आज के दौर में जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को इन डेप्थ देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में वो तमाम इश्यूज लिंक कर दिए जाते हैं आजकल के इस ग्लोबल वर्ल्ड में, इस ग्लोबलाइजेशन, इस ग्लोबल विलेज में, जो कि कॉमन है। फॉर एग्जांपल जो आपकी एपिडेमिक और एंडेमिक डिजीजेस हैं, इसको जब हम देखते हैं और इस कॉज को पूरी दुनिया में साइमल्टेनियसली एक सेम इंटेंसिटी के साथ डील किया जाता है। आपकी एनवायरमेंटल इश्यूज है, ग्लोबल वार्मिंग को आप देख सकते हैं। पिछले 15-17 सालों में एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया, वॉर ऑन टेरर का कॉन्सेप्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट आया, उसको भी ग्लोबलाइज कर दिया गया। तो आज का इंटरनेशनल रिलेशन हर एक मुल्क, चाहे वो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ही कम क्यों ना हो, चाहे उसकी स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस इतनी ना हो, चाहे उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लेकिन इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जिस तरह की डेफिनेशन हमारे सामने है, पाल्मर एंड पर्किंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन encompasses much more than the relation among nations or states and international organizations groups. It is more broader concept. It includes a great variety of transnational relationship at various levels, nation to nation, nation to other nations, multinational corporation भी होते हैं बात कर, nations to other nations, एक एंटिटी या एक स्टेट या किसी दूसरी नेशन की किसी प्रोविंस के साथ भी बात करता आप रिलेशनशिप देखते हैं, ये भी आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन किसी स्टेट के साथ, ये भी इस परव्यू में आते हैं। एमएनसीज के कॉन्सेप्ट को आप देखते हैं। आजकल के मीडिया के दौर में आप देखते हैं कल्चरल जो अमलगमेशन का दौर है, कल्चरल एक्सचेंज का दौर है, इसमें भी हमें नजर आता है कि बास का किसी एक नेशन का किसी और नेशन के किसी कल्चरल एस्पेक्ट के साथ भी रिलेशन। तो इट इज नाउ समथिंग दैट कि आज के इस दौर में इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये बहुत सी एरियाज को, मल्टी डाइवर्स डिसिप्लिन्स को साइमल्टेनियसली डील करता है। इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल लॉ को डील करता है, इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज को डील करता है, इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी को डील करता है, इंटरनेशनल रिलेशन फॉरेन पॉलिसीज ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर्स को, डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट रीजन्स की फॉरेन पॉलिसी को डील करता है, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस को डील करता है, इंटरनेशनल रिलेशन मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज को डील करता है, इंटरनेशनल रिलेशन वर्ल्ड में जो नए ट्रेंड्स सरफेस किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आप नए ट्रेंड्स देखते हैं, डेवलपमेंट में देखते हैं, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में देखते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन इन तमाम चीज़ों को डील करता है। इसके साथ एक और डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, राइट कहते हैं रिलेशन बिटवीन मैनी एंटिटीज, फंड सर्टेन सॉवरेनिटीज, ग्रुप्स है, नेशन है, स्टेट्स है, गवर्नमेंट है, पीपल है, रीजन्स हैं, अलायंसेज हैं, कॉन्फेडरेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अगर आप मुल्कों के रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, वो भी अंडर द परव्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ही आते हैं। लॉसन थोड़ा सा सिंपल और थोड़ी नैरो डेफिनेशन देखते हैं, वो कहते हैं आईआर इज टेकन टू डोनेट द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। ये एक इनिशियल डेज की अगर आप डेफिनेशन देखें 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन की जाती थी, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया जाता था, इट वाज लाइक जो सॉवरेन स्टेट्स हैं, जो नेशन है वो किसी दूसरी
नेशन के साथ जो रिलेशन बनाते हैं उसको इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, और वो रिलेशन डिप्लोमेसी के बिहाफ पे भी हो सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी इंटरेक्शन भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटरेक्शन और रिलेशंस भी हो सकते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली स्टेट के साथ क्यों रिलेशन बनाती है। उससे पहले हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जो स्टेट है ये एक लीगल एंटिटी है, और बीइंग अ लीगल एंटिटी एक स्टेट को स्टेटहुड की जो स्टेटस है उसको क्वालिफाई करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसकी जरूरत पड़ती है। और वो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी टेरिटरी जो कि एक उसकी स्पेसिफिक बाउंड्री डिफाइंड हो, उसमें एक परमानेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती हो, उस परमानेंट पॉपुलेशन के ऊपर कोई गवर्नमेंट का होना जरूरी है, और वो गवर्नमेंट अपने डिसीजन सॉवरन कर सके, खुद कर सके, और उसके जो डिसीजंस हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसके पास उस डिसीजन को करने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी और अथॉरिटी हो, और उस अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके इंटरनेशनली, रीजनली या नेशनली, तो उसको हम सॉवरन स्टेट कहते हैं या एक कंप्लीट स्टेट कहते हैं। और ये कंप्लीट स्टेट ही किसी दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन बनाती है। स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के स्टेट की 5 बेसिक सोशल वैल्यूज होती हैं। अगर ये 5 वैल्यूज स्टेट आपको प्रोवाइड कर रही है तो उसकी स्टेटहुड का स्टेटस नेशनली भी, रीजनली भी और इंटरनेशनली भी स्ट्रेंथन रहेगा। फॉर एग्जांपल स्टेट या मुमलिकत का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो परमानेंट पॉपुलेशन एक डिफाइंड टेरिटरी में रह रही है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो स्टेट उसको फुलफिल करने में कामयाब होती है तो फिर ही वो स्टेट उस बिहाफ पर इंटरनेशनली या रीजनली किसी और स्टेट के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, उसके जो परमानेंट पॉपुलेशन है उनकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ब्रॉडर है। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है और डिटेल लेक्चर्स हैं, अब हम जाकर उसको डिस्कस करेंगे। हम इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सिक्योरिटी है इसको कॉम्प्रिहेंड ऐसे किया जा सकता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनली लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उनकी जो सेफ्टी है, उनकी फूड सिक्योरिटी है, उनकी लाइवलीहुड की सिक्योरिटी है, उनकी जॉब की सिक्योरिटी है, उनकी ट्रैवलिंग की सिक्योरिटी है, उनकी जो परमानेंस, उनका स्टेटस है उस स्टेट में उसकी सिक्योरिटी है, उनकी बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक के डिफरेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उसको डील करने की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में एक्सटर्नल एग्रेशन की बात आती है, बाहर के किसी मुल्क से, बाहर की किसी सर्कुलर रियासत से या किसी मिलिटेंट ग्रुप से या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उस स्टेट के लोगों को सिक्योर करना, उसके लिए आर्मीज होती है। तो हम अगर देखते हैं तो स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीडम है, वहां पर रहने वाले वो जो उसकी परमानेंट पॉपुलेशन है उसका फ्रीडम, ये बड़ा मैटर करता है कि वो आजादी से उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी दी गई है उसको वो एंजॉय कर सके। फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू डिस्कस, फ्रीडम टू हैव एजुकेशन, राइट टू डू बिजनेस, ट्रैवल और बहुत सी ऐसी चीजें इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, इसको भी हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर का कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसको पब्लिक ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में भी हम समझ सकते हैं। इंतजामी अमूर यानी स्टेट आपको एक पब्लिक ऑर्डर भी दे। पब्लिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल वर्ड्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पब्लिक ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स। पब्लिक ऑर्डर इज समथिंग लाइक दैट कि स्टेट जो है वो इस तरह का निज़ाम और इंतजामी अमूर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस वे से करे जिससे आपको आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, ईडेबल्स, आपकी रिहाइश, आपकी जॉब और इन तमाम चीज़ों में सिक्योरिटी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी हो। यानी आपको अपनी जो पोजेशन है उसकी सिक्योरिटी और उसकी इनसिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स का भी पता हो, और वो ऑर्डर सोसाइटी में ऐसा हो कि कोई किसी दूसरे का हक न मार सके। और अगर कहीं ऐसा है तो आगे फर्दर इसका एक कॉन्सेप्ट आता है जस्टिस, तो आपको अदल भी मिल सके। उस स्टेट के अंदर निज़ाम जस्टिस यानी निज़ाम अदल भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, यानी डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स पर आपको जस्टिस मिले। और जस्टिस जब आपको फ्रीली मिलता है, आपका फ्रीडम इंश्योर होता है, आपकी सिक्योरिटी इंश्योर होती है और सोसाइटी ऑर्डर में रहती है। और लास्टली हम देखते हैं वेलफेयर। जो पहले 4 पॉइंट्स हमने देखे जो स्टेट की कोर वैल्यूज हैं, सोशल कोर वैल्यूज हैं,
वो कोर वैल्यूज इस फिफ्थ वैल्यू के लिए है जिसको हम कहते हैं फलाही रियासत, यानी एक इंडिविजुअल की, एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, उसकी वेलफेयर उसको स्टेट देखे। अब जब स्टेट जब स्टेट स्टेटस पे पहुंच जाती है, स्टेटहुड के स्टेटस पे आती है, तो इन 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इन 5 बेसिक वैल्यूज के लिए ही स्टेट इंटरेक्शन करती है बाहर की स्टेट्स के साथ। बाज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए करती है, बाज का सिक्योरिटी अलायंसेस बनाती है, बाज का अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोशल वेलफेयर के लिए इंटरेक्शन करती है, डिप्लोमेसी करती है। तो ये तमाम की तमाम चीजें अगर हम देखें तो ये स्टेट के लिए लाजिम व मलजूम है, और इस वजह से इस पूरे ग्लोबल विलेज में एक स्टेट दूसरी स्टेट पर इंटरडिपेंडेंट भी है। स्टूडेंट्स, इसके बाद सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चूंकि मैं इन डिटेल आपको बता चुका हूँ, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ऑर्डर एंड जस्टिस का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को अंडरस्टैंड अब कैसे किया जाए। समझ तो लिया हमने इसको कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। अब व्हाट को तो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं। अब हाउ को भी कॉम्प्रिहेंड करना है। हाउ ये एवॉल्व कैसे होता है, और ये जो अप्रोच है डेवलप के एक कॉम दूसरी कॉम के साथ रिलेशन बनाए तो किन बेसिस पे बनाए। फॉर एग्जांपल अगर हम दुनिया को देखें, द होल वर्ल्ड इज नॉट बैलेंस्ड। बहुत सी कॉमें इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, बहुत सी जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पावरफुल हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो कैसे एक जो नेशन स्टेट है वो दूसरी नेशन स्टेट के साथ बैलेंस करेगी इंटरनेशनल रिलेशन में, और क्या जो ताकतवर कौमें हैं वो कमजोर कौमों के साथ जब रिलेशंस बनाती हैं तो क्या वो बैलेंस कायम रहता है, या जब एक नेशन दूसरी नेशन के साथ कोई इंटरेक्शन करती है तो किस माइंडसेट के साथ करती है। तो इसके बारे में बहुत सी थियरी, जिस तरह 3 या 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स को हम सिर्फ आज अंडरस्टैंड करेंगे लाइटली, और इन डिटेल इनके ऊपर डिटेल लेक्चर्स हैं, प्रॉपर थियरीज हैं। जिस तरह एक थियरी है इंटरनेशनल रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जिसको रियलिज्म कहा जाता है, बड़ी पुरानी थियरी है, तो उसे डाइडिस के दौर से है, बल्कि इससे भी पुरानी, एथेंस के दौर 406 बीसी से 460 बीसी पेलोपोनेशियन वॉर से इसके कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए दूसरी स्टेट्स के साथ जंगे करती हैं। स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने आप को डिफेंड करती हैं। स्टेट अपनी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए सेल्फिश हो जाती हैं, सेल्फ गेन करती हैं, सेल्फ हेल्प की बात करती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती हैं, जीरो सम गेन की बात करती हैं। यानी अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट से रियलिज्म के मोड में या रियलिस्ट होकर रिलेशनशिप बना रही है तो वो स्टेट सिर्फ अपना फायदा सोचेगी, दूसरी का नहीं सोचेगी। तो इस वजह से आपको दुनिया में बहुत सी जंगें नजर आई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड लोकल आपको जो बैटल्स और वॉर्स मिलती हैं। और हिस्टोरिकली 5-8 हजार साल की जो हिस्ट्री है उसमें भी आपको बहुत सी वॉर्स नजर आती हैं। वो रियलिस्ट अप्रोच है कि एक स्टेट इंटरनेशनल अरीना में बाकी स्टेट के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो वो रियलिस्ट माइंड के साथ करती है, और वो पावर पॉलिटिक्स करेगी, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करेगी, वॉर के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ और अकोमोडेशन ऑफ पावर करेगी, रिसोर्सेज करेगी, और उसके साथ साथ अपना कद, अपना स्टेटस और अपना स्ट्रक्चर लार्जर देन अदर्स करने की कोशिश करेगी, स्ट्रॉन्गर करेगी। इसको एक सेंटेंस में अगर हम समझें कि जो रियलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्सेप्ट हैं कि एक कॉम दूसरे कॉम के साथ रिलेशन क्यों बनाती है, रियलिस्ट इसको इस प्रिज्म में देखते हैं, इस लेंस से देखते हैं। वो ये कहते हैं एंड जस्टिफाइज मीन्स, यानी जब आखिर अच्छा हो गया तो जिस मर्जी रास्ते से आपने वो अटेन किया वो रास्ता जस्टिफाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉम किसी दूसरी कॉम से अपने मकासद और अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसके साथ वॉर वेज करती है, नुकसान करती है, कत्लो गारत करती है, तबाही करती है, आर्मामेंट्स का यूज करती है, तो वो जस्टिफाइड है अगर अल्टीमेटली और फाइनली उस स्टेट को बेनिफिट मिलता है। एक और कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी में हम देखते हैं, 17th सेंचुरी में भी इसके बारे में जॉन लॉक ने बड़ी बात की। अगर आप गौर से देखें तो वो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। ये बात करते हैं कलेक्टिव बेनिफिट की, ये जीरो सम की बात नहीं करती, ये विन विन सिचुएशन की बात करते हैं। कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को इस वे में देखना चाहिए कि कौमें जब आपस में इंटरेक्ट करें तो दोनों को फायदा हो, और इस फायदे को
दोनों तक पहुंचाने के लिए या पूरे ग्लोबल विलेज तक पहुंचाने के लिए हमें कॉपरेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, पीस को प्रमोट करना पड़ेगा, एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना पड़ेगा। और जब ये पूरी दुनिया एजुकेशन, डेमोक्रेसी, कॉपरेशन, पीस और फ्रीडम के कॉन्सेप्ट्स को एडहेयर करेगी, फॉलो करेगी, तो दुनिया में जंगें कम से कम होंगी और सबको बेनिफिट होगा और इंटरनेशनल रिलेशन में प्रोग्रेस होगी। रादर देन रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये बेसिकली एक स्टेट के अपने गेन्स को डिफाइन करते हैं। एक और इंटरनेशनल सोसाइटी की थ्योरी है जिसको ऑर्डर की थ्योरी और जस्टिस की थ्योरी भी कहते हैं। इसमें कहते हैं कि स्टेट के जो इंटरेस्ट होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं, शेयर्ड रूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जिस तरह आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नजर आएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स नजर आएंगे, आपको जनरल असेंबली नजर आएगी, आपको ट्रस्टीशिप काउंसिल नजर आएगी, आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नजर आएगी, जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर या इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करती है। ये थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल रिलेशन और कॉमों के रिलेशन तब ही प्रोग्रेस कर सकते हैं जब एक इंटरनेशनल सेंट्रल अथॉरिटी इनको डील कर रही हो। और एक चौथा कॉन्सेप्ट आईपीई, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसको जीपीई, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी भी आजकल कहा जाता है। ये बेसिकली थ्योरीज जो हैं ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करती हैं, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पे बात करती है कि किस तरह कौमों ने दूसरी कौमों के साथ रिलेशनशिप बनाए। बात का शुरू में अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली नेशनलिस्टिक सोसाइटीज होती थी, मर्केंटाइलिस्टिक सोसाइटीज होती थी। वो नेशन सिर्फ अपने नेशन के इंटरेस्ट को देखती थी और अपने नेशनल प्रोडक्ट को ही प्रमोट करती थी, इंपोर्ट कम करती थी, इंटरनेशनल ट्रेड कम करती थी। फिर एक दौर आया जिसको कैपिटलिज्म का दौर कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, लिबरल इकोनॉमी कहते हैं। फिर स्टेट्स ने स्टेट के साथ रिलेशन बनाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अपनी प्रोडक्ट दूसरे रीजन और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में सेल करना शुरू की, उसकी मार्केट डेवलप करना शुरू की, उस बेस पे रिलेशनशिप बनाए। कुछ इसमें मार्क्सिस्ट थ्योरीज भी आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो बड़ी नेशंस थी उन्होंने छोटी नेशंस के को डिफरेंट वे से उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। जिस तरह नॉर्थ और साउथ का एक कॉन्सेप्ट आता है कि नॉर्थ के जो जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वो साइज में कम है, पॉपुलेशन में कम है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 13% उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन 87% रिसोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, टेक्नोलॉजिकली हाई टेक है, मेजर जो ग्लोबल फैसिलिटीज़ हैं उनको मिली हुई हैं। और रादर देन साउथ की नेशंस जो हैं ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, लेबर प्रोड्यूस करती हैं। ऑन द अदर एंड अगर आप देखते हैं ये सिर्फ मैन पावर प्रोड्यूस करती हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती हैं, लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस करती हैं। और ये रॉ मटेरियल नॉर्थ की जो नेशंस हैं उनकी इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड्स की सूरत में जब फाइनलाइज होता है तो दोबारा साउथ के कंट्रीज में इसको सेल किया जाता है, इसकी मार्केट डेवलप की जाती है और साउथ को डेवलप होने नहीं दिया गया। इसमें डिपेंडेंसी थ्योरीज भी आती हैं कि कौन सा मुल्क किस पे डिपेंड करता है। इसमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आती है, इसमें सिस्टम थ्योरीज आती हैं। तो ये बेसिकली थ्योरीज हैं जिसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे और डिफरेंट थ्योरीज के थियरिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि दुनिया किस तरह चल रही थी और चल रही है और चलेगी, और इंटरनेशनल रिलेशन में किस वक्त कौन से कॉन्सेप्ट्स ज्यादा सरफेस होते हैं, ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आईआर की जो एवोल्यूशनरी स्टडी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है। अगर आप देखें तो मैं कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर्स का यहाँ जिक्र करूंगा, स्लाइड्स में उनकी तस्वीरें भी आपके सामने। ये वो कंट्रीब्यूटर हैं जो ज्यादातर रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के थे, जो ताकतवर कौमों और ताकतवर हुक्मरानों को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में या बाकी अक़वाम के साथ जब इंटरेक्ट किया या नेशन स्टेट्स ने आपस में इंटरेक्ट किया तो उस इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सामने रखा, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है 1406 BC बिफोर क्राइस्ट में एक बहुत बड़े थिंकर का नाम आता है। ये कॉन्टेम्परेरी भी हैं प्लेटो के, सोक्रेटिस के। ये इनका नाम है थोसेडाइडस। थोसेडाइडस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग है हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। इस डायलॉग में ये बेसिकली एक ग्रीस में एक आइलैंड है जिसको माला कहते हैं, और माले आइलैंड पे एक अटैक किया जाता है एथेनियंस की तरफ से। और ऑब्वियसली बात है जो माले रीजन के लोग हैं वो पीसफुल हैं, अमन के साथ रहते हैं, उनकी कोई आर्मी नहीं है और उनका अलायंस है दूसरी तरफ स्पार्टन्स के साथ।
तो जब इन पे अटैक किया जाता है तो एथेनियंस का और मेलियंस का एक डायलॉग होता है जिसमें एथेनियंस उनको सरेंडर करने का कहते हैं रादर देन उनको एलिमिनेट करने की वार्निंग भी देते हैं। और वहां उस डायलॉग में बड़ी खूबसूरत सी चीज आपको नजर आएगी कि एथेनियंस बड़े एरोगेंट होते हैं, वो अपनी पावर, अपनी ताकत और अपने गेम्स के लिए जो मेलियंस हैं इनको बहुत ज्यादा रूट तरीके से डील करते हैं और अल्टीमेटली इनको एलिमिनेट भी करते हैं। और फिर अगर इन डिटेल इंशाल्लाह जब हम आईआर में रियलिज्म पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट और इस पेलोपोनेशियन वॉर के ऊपर मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी दूंगा। तो अगर थोसेडाइट्स का कॉन्सेप्ट देखें तो थोसेडाइट्स भी रियलिज्म को इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हैं और कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। और अगर आप तारीख में देखें और आज के दौर में भी देखें, जिस तरह अमेरिकन दे आर रियलिस्ट, आज का डोनाल्ड ट्रंप इज रियलिस्ट, उसने सिर्फ अपने गेम को देखना है, जीरो सम गेम को देखना है। अगर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब अमेरिका के बेनिफिट खत्म हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना खत्म कर देता है। तो एक रियलिस्ट माइंडसेट है इंटरनेशनल रिलेशन में कि कौमों के साथ ताल्लुकात अपने बेनिफिट के लिए बनाए जाए। और रियलिज्म में हम इंशाल्लाह हैंस जी मॉर्गेंथो के 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक और आता है जी अर्थशास्त्र, एक बुक है जिसमें चाणक्य के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट देता है जिसमें रियलिज्म की बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हमें नजर आती है। वो रियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्फ गेन के, अकोमोडेशन ऑफ मैक्सिमम पावर के और सेल्फिश एटीट्यूड के, इवल थॉट्स के, यानी जिसको हम कहते हैं एंड्स जस्टिफाई मीन्स, यानी जब आपका आखिर अच्छा तो आप जिस मर्जी तरीके से वो चीज हासिल करते हैं वो ठीक है। उसके बाद 15 और 16 सेंचुरी में निकोलो मैकियावेली की बुक आई थी द प्रिंस। द प्रिंस में उसने कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया और वो बताता है कि किस तरह जो प्रिंस है, जो मुमलिकत का बादशाह है, जो कि उस मुमलिकत उस नेशन को रन कर रहा है, चला रहा है, उसको कितना एरोगेंट होना चाहिए, उसको नेशंस को किस तरह डील करना चाहिए, उसको अपने इंटरेस्ट की खातर अगर कत्ल गारत भी करना है, उसको अपने इंटरेस्ट की खातर अगर वॉर को भी वेज करना, उसको अपने इंटरेस्ट की खातर अगर वीक नेशंस के साथ बेईमानी भी करनी है तो वो कर सकता है, क्योंकि उसने अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना है। क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं ये बेसिकली अनार्किक है, इसमें बैलेंस नहीं है, लॉलेसनेस है, एक कौम दूसरे कौम की ताकत को बाज कर चैलेंज करती है। और यही रीजन है कि आज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को आप रोक नहीं सके। यही रीजन है कि पाकिस्तान जब इंडिया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है तो पाकिस्तान को भी 12-13 दिनों बाद यानी 28 तारीख को 28 मई को ये एक्सप्लोजन करने पड़ते, जब इंडिया ये काम करता है 13-14 मई को। तो अगर आप गौर से देखें तो दुनिया में कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि जो सरवाइव करना चाहता है, यहाँ पर एक थेरिस्ट का मेरे नाम जहन में नाम आया, इनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। उनकी एक सोसाइटी के बारे में थ्योरी थी जिसको सोशल डार्विनिज्म वो कहते हैं। वो कहते हैं सोसाइटी में और कौमों में वही कौमें और वो सोसाइटी के मेंबर बच सकेंगे जो डार्विनियन कॉन्सेप्ट को देखेंगे और कंपटीशन में आगे होंगे, बाकी एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 लॉस ऑफ 20 मिलियन लाइव्स है, लिमिटेशन ऑफ यूरोपियन डिप्लोमेसी, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको बेस बनाते हुए लिबरल थिंकर्स, रियलिस्ट थिंकर्स, इंटरनेशनल मॉडल के थिंकर्स, उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चलता है और दुनिया में ये इवेंट्स क्यों होते हैं, आपके जो पीस रेजोल्यूशन है ये क्यों होते हैं, इसमें भी किसी स्टेट का इंटरेस्ट होता है, वॉर्स क्यों होती हैं दुनिया में, अच्छा दुनिया के अंदर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्यों है, आपस में इकोनॉमिक अकॉर्ड दुनिया में क्यों होते हैं, इसके पीछे भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं ये आपस में अलायंसेस क्यों बनाती हैं, 5-7 स्टेट्स का ग्रुप क्यों बन जाता है, आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नजर आती है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट 1949 में आपको नाटो का कॉन्सेप्ट नजर आएगा, उसके काउंटर में आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो सोवियत यूनियन में आपको नजर आते हैं। तो ये क्यों ऐसा किया जाता है, ये ब्लॉक्स क्यों बनते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंस, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और जिक्र कर चुका हूं कि आज के दौर में इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत से जो कौमें हैं वो अब रीजन्स में और डिफरेंट सेगमेंट्स में इंटरडिपेंडेंट हैं।
इस तरह वो ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के कैनवस पे अगर हम इन डेप्थ देखें तो इकोनॉमी भी है, दुनिया के मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, पीस भी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी है, एमएनसीज का रोल भी है। तो आज के दौर में इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वेस्ट में तो इसको साइंस का दर्जा भी दिया गया, यानी उसको इंटरनेशनल रिलेशन को एज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, आज इंटरनेट का दौर है, आज आप अगर देखें तो ई कॉमर्स का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी का दौर है। आज आप देखें तो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, प्रॉपर मार्केट्स बन चुकी हैं। आपकी जो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी है या ई इकोनॉमी है, 67% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी का उसके पास शेयर मौजूद है। तो बहुत सी आपको वैरायटी मिलती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन इनको भी देखता है, साइबर क्राइम को भी इंटरनेशनल रिलेशन डील करता है। इसके बाद मीनिंग ऑफ आईआर क्योंकि काफी हद तक हम इसको देख चुके हैं और कर चुके हैं। तो आईआर की तो जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में था ये सॉवरेन स्टेट के रिलेशंस को कहते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज के इस दौर में कंटेम्परेरी एरा में जो आईआर है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये स्टेट के रिलेशंस हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के किसी स्टेट के साथ रिलेशन है, स्टेट्स की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशन है, जिस तरह पाकिस्तान का शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रोल, पाकिस्तान का सार्क में रोल, पाकिस्तान के रिलेशन आसियान के साथ, चाइना के आसियान के साथ रिलेशनशिप, पाकिस्तान के और डिफरेंट जो है आपके रीजन्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी हम इसमें देखते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में जो हमारा अगला टॉपिक है आज का वो है आईआर एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले जिक्र कर चुका हूं कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट इसको आइडेंटिकल कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन इज द सेम थिंग, बट द अदर स्कूल ऑफ थॉट इट सेज दैट इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फर्क है। जैसे E.H. कार और क्वेंची राइट ट्रीटेड द टू एज आइडेंटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ही चीज का नाम है, लेकिन राइट्स थोड़ा सी डिस्टिंक्शन में कहते हैं। वो कहते हैं कि IR is the totality of relations and therefore a wider term which includes politics, war, diplomacy, economy, culture, cultural exchange, even आज के दौर में हाई टेक टेक्नोलॉजी, इसको भी IR में डील किया जाता है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो कंसर्न्ड है विद स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ IR, जिसमें एक कॉम का दूसरी कॉम के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे किया जाए। तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का काम है। अदर देन इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इश्यूज है, वॉर ऑन टेरर का इश्यूज है, मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज है, फॉरेन पॉलिसी, वो एनालिसिस की जो कॉन्सेप्ट वो IR में आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर वो बताता है स्कोप क्या है। एज माय डिस्कशन अगर हम पिछले 45 मिनट्स को सम अप करें तो आज IR का जो स्कोप है इट इज वाइडर। IR का जो स्कोप है ये बहुत बढ़ चुका है, IR की ज्यूरिसडिक्शन बहुत बढ़ चुकी है। ये सिर्फ स्टेट टू स्टेट रिलेशन तक नहीं कन्फाइंड, ये सिर्फ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक नहीं कन्फाइंड, ये सिर्फ पीस एस्टेब्लिशमेंट तक नहीं कन्फाइंड। इट इज अ ग्रेटर कॉन्सेप्ट than all those concepts which were considered in the past as a major concepts. Like international relation become the subject matter of IR, it became more wider than the establishment of language of nations and the study League of Nations. League of Nations के establishment के बाद और ज्यादा इसका जो jurisdiction है बढ़ती है, और UNO के बनने के बाद 1945 के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रोल आने के बाद, IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट, WTO के आने के बाद इसका जो कैनवस है और ब्रॉडर हो जाता है। स्कोप ऑफ IR एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों ये बहुत बड़ा, उस कोल्ड वॉर एरा उसको कहते हैं, जिसमें दो ब्लॉक्स यूरोप के स्पेशली बन चुके थे और बाकी दुनिया भी दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। को कैपिटलिस्टिक
ब्लॉक कहा जाता था और एक को सोवियत यानी कम्युनिस्ट ब्लॉक कहा जाता था। एक ब्लॉक यानी कम्युनिस्ट ब्लॉक को यूएसएसआर डील करता था और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डील करता था। और पूरी दुनिया फिर इस ब्लॉक में एक्सपेंड की। बहुत से ममालिक को जो वेस्टर्न यूरोप के थे यूएसए ने सपोर्ट किया, जिसमें डिफरेंट आपको नजर आते हैं, बेल आउट पैकेजेस भी नजर आते हैं, फाइनेंशियल एड्स पैकेज भी नजर आते हैं और उसमें मार्शल प्लान भी आपको नजर आता है और बड़े बड़े प्लान नजर आते हैं। और जो ईस्टर्न यूरोप था जो एडजेसेंट एनालोगस था यूएसएसआर के साथ, उसको बहुत से पैकेजेस इकोनॉमिक सोशल मिलते हैं। इसी तरह बाकी दुनिया के जो रीजन्स थे, बाकी ममालिक जो थे, इस तरह सब कॉन्टिनेंट में देखें तो इंडिया प्रो यूएसएसआर प्रो सोशलिज्म था, पाकिस्तान प्रो कैपिटलिज्म था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर से लेके इवन दो आज 70 साल हो गए हैं कोल्ड वॉर को स्टार्ट हुए 1945 से 2018 तक, इस 70-71 सालों में 70 to 71 ईयर्स में जो आईआर है इसका कैनवस बहुत ज्यादा ब्रॉडर हो गया। उसके साथ साथ आईआर बहुत से और डिसिप्लिन को भी डील करता है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल मेजर पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ग्लोबल मेजर कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंट नेशंस है, रीजनल स्टडीज है, एरिया स्टडीज है। उसके अलावा अगर आप आईआर को देखें तो आईआर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स के बाद आईआर तो अब इकोनॉमी को देख रहा है और आईआर की स्टडी में आपको और बहुत सी डिफरेंट जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है उनकी डिफरेंट स्टडीज भी इसमें आपको एनालोगस या अमलगमेट होती हुई नजर आती है। एक बड़ी खूबसूरत बात ऑर्गेन्स्की कहते हैं, एज अ साइंस आईआर टुडे इज इन इट्स इन्फेंसी, इट इज स्टिल लेस a science than a mixture of philosophy and history and its theories are shockingly unstable। ये बड़ी खूबसूरत बात है। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी जब ऑर्गेन्स्की ने इसकी बात की। ऑब्वियस सी बात है, रियलिज्म एक फिलोसफी है, लिबरलिज्म एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है। आप वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को अगर देखते हैं, आप और डिफरेंट थ्योरीज को देखते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी की थ्योरीज को देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की थ्योरीज को देखते हैं, तो इनकी हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, यानी किसी हिस्टोरिकल इवेंट और किसी फिलोसफी पे बेस करती हुई ये थ्योरी स्कॉलर्स ने सरफेस की हैं। ये थ्योरीज अनसर्टेन इसलिए हैं, थोड़ी अनस्टेबल इसलिए हैं कि इनको रिबट किया जाता है। जब दुनिया के नए ट्रेंड्स आते हैं तो पिछली थ्योरीज रिबट होती हुई आपको नजर आती हैं और आपको कोल्ड वॉर एरा में बहुत से ऐसे इवेंट्स मिलते हैं जब रियलिज्म रिबट होता है लिबरलिज्म से, लिबरलिज्म जब रिबट होता है रियलिज्म से, और फिर अल्टीमेटली एंड ऑफ कोल्ड वॉर। और आप देखते हैं कि स्मूथ जो डिसमेंबरमेंट है यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की, उसके बाद लिबरल्स सरफेस पे आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अनस्टेबल इसको कहा जाता है। आज के दौर में न्यू सिंथेसिस के कॉन्सेप्ट हैं और न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं आईआर की थ्योरीज में, तो ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन इज अ डायनामिक सब्जेक्ट। ये वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ और आने वाले वक्त के साथ साथ एक्सटेंड करता चला जा रहा है और इसके साथ साथ ये इवॉल्व होता चला जा रहा है। इसलिए ऑर्गेन्स्की इसको थोड़ा सा शॉकिंगली अनस्टेबल कहते हैं। लेकिन आज इंटरनेशनल रिलेशन में वॉर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो वॉर के कॉन्सेप्ट नहीं है जो फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट था। आज हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में है, मीडिया वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। इसी तरह आज के जो कॉन्सेप्ट है इंटरेक्शन के, इंटरडिपेंडेंस के, अलायंसेस के, बैलेंस ऑफ पावर के और डिफरेंट जो कंट्रीज के साथ डिफरेंट इंटरेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, जिसको हम स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कहते हैं, ज्योग्राफिकल अलायंसेस, अपने रीजन के अलायंसेस, इकोनॉमिक अलायंसेस, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी होता जा रहा है और डाइवर्सिफाइड भी होता जा रहा है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम एक प्रॉपर टॉपिक, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल रिलेशन के जो मेजर डेफिनेशंस हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्कोप है, इंटरनेशनल रिलेशन की एवोल्यूशन है, उसको कुछ हद तक अंडरस्टैंड करने में सक्सेसफुल हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टॉपिक टू टॉपिक जितना सब कुछ हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया इन डेप्थ वन बाय वन इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे भी, अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसको मेमोराइज करने की और कॉन्सेप्चुअलाइज करने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
अल्लाह हाफिज़।